नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 का सेकंड भाग देखेंगे। इसके अंतर्गत पहले हमने पढ़ा था कि हिंदुस्तान में सनसनी खबर यानी तहलका मचाने वाली खबर फैल चुकी कि हमारे भारत में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आ रही है और उनके आने के समय कई प्रकार की हमारी दिल्ली में तैयारियां शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दिल्ली की काया पलट गई, काया पलट होने लगी। और करिश्मा तो यह था कि दिल्ली ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दिल्ली की सड़कें बिल्कुल नई बन गई और जो जर्जर सड़क पड़ी हुई थी वो सब नई हो गई, उनकी मरम्मत हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। जैसे किसी वस्तु पर धूल जम जाती है, कई दिन बरसों पुरानी हो जाती है और उस पर से हम सफाई करते हैं, उसी प्रकार से दिल्ली की जो सड़कें थी उन पर धूल बिछी हुई थी, वो सब साफ हो गई और सड़कें नई बन गई। यानी बूढ़ी सड़कें नई जवान लगने लगी, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, यानी जो इमारतें हैं उन्होंने रंग रोगन किया और कोमल स्त्री की भांति, नाजनीनों का मतलब है कोमल स्त्री की भांति इमारतों ने श्रृंगार कर लिया। तो कोमल स्त्री जो श्रृंगार करती है, सजावट करती है, उसी प्रकार से दिल्ली की इमारतों की सजावट की गई। आगे देखेंगे इसमें। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दिल्ली की सजावट हो चुकी है, सड़कें जवान हो चुकी है, इमारतों ने नई कोमल स्त्री के समान जो श्रृंगार होता है उसी प्रकार से इमारतों का श्रृंगार हो गया, रंग रोगन पुताई हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल काम था जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी। नई दिल्ली में सब कुछ था, यह कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। यानी सब कुछ होता जा रहा था, सब कार्य आसान था, लेकिन बड़ी मुश्किल काम था जॉर्ज पंचम की नाक लगाना। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। सब कुछ था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान यानी कहानी है। जॉर्ज पंचम की नाक की पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इस नाक के लिए बड़े तहल के मचे थे, बहुत बहुत बड़े तहल के मच गए, हड़कंप मच गया और किसी वक्त आंदोलन हुए थे और राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई। बहसें यानी पक्ष विपक्ष के अपने अपने विचार, बातचीत हुई और अखबारों के पन्ने रंग गए थे। इसकी खबर अखबारों में छपी, अखबार में भी इनका यानी छपने लगी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ये था एक विषय पर चर्चा कि अब जॉर्ज पंचम की नाक है उसको रहने दी जाए या हटा दी जाए, जैसा कि हर राजनीति आंदोलन में होता है। आपने देखा होगा कि एक पक्ष तोड़फोड़ करता है, दूसरा पक्ष उसके विरोध में खड़ा होता है। इस प्रकार से जब जॉर्ज पंचम की नाक लगी हुई थी उस समय राजनीतिक दंगे हुए थे, राजनीतिक भाषण भी हुए थे, बहसें हुई थी, अखबार भी छपे थे, अखबारों में खबरें भी छपी थी। उस समय जॉर्ज पंचम की नाक हटा दी गई। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यानी
कोई तो चाहता कि जॉर्ज पंचम की नाक को रहने दी जाए, कोई हटाने की कह रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे अब मैं चुप रहना ही अच्छा है। और ज़्यादा चुप रहने वालों की ताकत ज़्यादा ही होती है कि वो किसी भी पक्ष में शामिल हो सकते हैं। यह आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तब आंदोलन चल रहा था हमारे भारत में। उस समय जॉर्ज पंचम की नाक बचाने के लिए वहाँ पर हथियारबंद पहरेदार सुरक्षाकर्मी लगा दिए गए थे, और हथियारबंद यानी हथियारों से सहित और तैनात कर दिए। और उसके बाद क्या मजाल कि कोई उसकी नाक तक पहुंच जाए, यानी इतनी सुरक्षा बढ़ा दी कि कोई उसकी नाक तक पहुंच नहीं सकता। हिंदुस्तान में जगह जगह नाकें खड़ी थी। हिंदुस्तान में जगह जगह नाकें खड़ी थी, यानी हिंदुस्तान के व्यक्तियों की नाक खड़ी थी। नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था, इसलिए जगह जगह आंदोलन किए और नाकें खड़ी थी। जिस तरह लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान और शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर यानी एक सुरक्षित और पुरानी वस्तु, प्राणी मृत वस्तु, चीज़ों का संग्रह किया जाने वाला स्थान, अजायब घर। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता था। शाही लाट शासक जो हुए थे हमारे भारत में, ब्रिटेन शासक, उन शासकों की जहाँ जहाँ भी लाट लगी थी, जहाँ जहाँ भी मूर्तियाँ लगी थी, उनकी नाकों के लिए, उनकी नाक काटने के लिए गोरिल्ला युद्ध यानी छापा मार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध का मतलब है छिपकर किया जाने वाला युद्ध हुए थे। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। कौन सा? उसी ज़माने में जो समय हमारे यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में, उस समय छुप छुप करके इस प्रकार से युद्ध करने की जो हमारी प्रणाली है, उसके आधार पर युद्ध किए गए कि जितने भी हमारे यहाँ पर शासक हुए, अंग्रेजी शासक, उनकी नाक काट दी जाए। और उसी समय जॉर्ज पंचम की नाक को काट दिया गया। उसी ज़माने में हादसा हुआ था। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यानी हमारे देश में जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, उसके ऊपर पहरेदार लगा दिए गए थे, फिर भी हथियारबंद तैनात कर दिए सुरक्षाकर्मी, फिर भी वहाँ से नाक गायब हो गई, नाक काट दी गई। अब रानी आए और नाक न हो तो कितना अपमान होगा रानी का कि हमारे जो ये अंग्रेजी शासक है उनकी नाक कटी हुई पड़ी है, तो उनका बेइज्जती नहीं होगी। इसलिए एकाएक परेशानी बड़ी, सरगर्मी शुरू हो गई, आपस में हलचल मच गई। आगे, देश के खैर ख्वाहिशों यानी शुभकामना, खैर ख्वाहिशों यानी शुभकामना की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। मसला यानी समस्या पेश की गई कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यदि जॉर्ज पंचम की नाक कटी हुई है, महारानी आएगी, देखेगी तो हमें उनका अपमान होगा, इसी प्रकार से हमारा भी वो अपमान करेगी, इसलिए हमारी भी नाक नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर समस्या, एक मसला सामने रखा गया। स्वाभाविक रूप से दो कोमलांगी, तीन खंबा मूर्ति और भलाई चाहने वाले उच्च स्तर पर मशवरे हुए। मशवरे यानी विचार विमर्श हुए, दिमाग खरोचे गए, दिमाग को दौड़ाया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? मूर्तिकार को हुक्म दिया। हुक्म का मतलब है आदेश दिया। मूर्तिकार को हुक्म दिया यानी आदेश दिया। कि वह फौरन यानी तुरंत, फौरन यानी तुरंत कहाँ पहुँचे? दिल्ली में उपस्थित हो, वे हाजिर हो यानी उपस्थित हो
मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। लाचार यानी लालची था पैसे का। मूर्तिकार कलाकार था, उसमें अच्छी कला थी मूर्ति बनाने में, लेकिन पैसे का लालची था। आते ही हुक्कामों के चेहरे देखे, यानी वहाँ के शासकों के चेहरे देखे। किसके चेहरे देखे? हुक्कामों के यानी शासकों के, और उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके थे, यानी वो सभी चेहरे परेशान थे। जो भी शासक थे सब परेशान थे, और कुछ शासकों के चेहरे मायूस थे, लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास। बदहवास का मतलब है बेहोश की तरह थे। उनकी हालत देखकर, उनकी हालत यानी स्थिति को देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। वो लाचार लालची कलाकार था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी। क्या आवाज़ सुनाई दी? मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। क्या आवाज़ आई? हे मूर्तिकार, अब क्या करना है आपको? जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। कब और कहाँ बनी थी? ये मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी, और यह लाट के लिए पत्थर, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, ये मुझे पता होना चाहिए, तभी इसकी नाक लग सकती है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सारे शासकों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आपस में कह रहे कि ये तुम्हारी है। खैर मलाल हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया। मसला यानी समस्या हल हुई, और एक क्लर्क था उसको फ़ोन किया गया, और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया कि ये मूर्ति का पत्थर कहाँ से आया, किस सन में बना, कहाँ बना, किसने बनाया, इसके बारे में पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। पूरा रिकॉर्ड खंगालने के लिए, पूरे दस्तावेज टटोलने के लिए पुरातन विभाग की फाइलों के पेट चीर दिए गए। यानी पुरातन विभाग की फाइलों के जो भी थी फाइल सब खोली गई। पता नहीं चला। क्या नहीं चला? पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरा खता माफ हो, यानी मेरे यानी गुस्ताखी या गलती माफ़ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, कि फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है, इसके बारे में कहीं भी अता पता नहीं है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। हमें पता नहीं है ये कब बना, कैसे बना, कहाँ से आया पत्थर, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। फाइलें सब हजम कर चुकी है। आगे देखिए, खता का मतलब है गलती। खता का मतलब है गलती। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। उदासी यानी तुरंत ही वो बेचैन हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए कि अब कोई इसका मसला हल नहीं होने वाला है। तो तुरंत एक खास कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? कमेटी बनाई गई, और उसके जिम्मे यह काम दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार का मतलब है जिम्मेदारी। दारोमदार का मतलब है जिम्मेदारी, आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया और उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। किस पहाड़ से ये प्लाट लाई गई है, पत्थर लाया गया है जिससे ये मूर्ति बनाई गई है, और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। ये किसने दिया जवाब? ऐसा ही पत्थर में खोज के लाऊंगा, ये किसने कहा? मूर्तिकार ने। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, यानी तुरंत थोड़ी तसल्ली आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती ही नहीं है? नहीं, हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। गर्भ यानी पेट में छिपी है, इस पृथ्वी के तल पेट में छिपी हुई है। ज़रूरत खोज करने की है। क्या करने की? हमें ज़रूरत खोज करने की है, और खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी।
इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। कि यदि हम थोड़ी मेहनत करते हैं, खोज करते हैं, तो ज़रूर हमें सफलता मिल जाएगी। और जब महारानी एलिजाबेथ यहाँ पर पधारेगी तो उस समय वो भी खुश होगी और देखकर हमारे देश की खुशहाली भी बढ़ेगी। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। कौन सा भाषण? कि हमारे देश से के गर्भ में ये पत्थर, मूर्ति का पत्थर छिपा हुआ है, हम ढूंढ निकालेंगे, हम मेहनत करेंगे और आगे इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। ये तुरंत अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। मूर्तिकार तुरंत ही पहाड़ी पत्थर जहाँ निकलते हैं, जहाँ भी खदानें हैं, वहाँ पर दौरे पर निकल पड़ा। और कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश यानी निराश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी कि जब कोई कार्य नहीं होता है तो हताश होने के बाद में वो पश्चाताप करता है, तो पश्चाताप बरस रहा था। और उसी प्रकार उसने सिर लटकाकर खबर दी। क्या खबर दी? हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर कहाँ का है? विदेशी है। ये विदेश से लाया गया पत्थर है। हिंदुस्तान में चप्पा चप्पा छान मारा, हर पहाड़ी पर गया, हर खान पर गया, लेकिन ये पत्थर नहीं मिला। इसलिए पता चलता है कि ये पत्थर विदेशी है, विदेश से लाई गई लाट है, उस पर मूर्ति बनाई गई है। सभापति तेज में आकर कहा, गुस्से में आकर सभापति बोला, लानत है। क्या है तुझे? लानत है। और आपकी अकल पर, अकल यानी बुद्धि पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। क्या अपना चुके हैं? विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं। कहने का तात्पर्य व्यंग्य है यहाँ पर कि विदेशों की सारी चीज़ हम सब कुछ अपना चुके हैं। दिल, दिमाग और तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ये इतना उसने कहा। किसने कहा बताओ? सभापति ने। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक, सहसा यानी अचानक ही उनके आंखों में चमक आ गई, यानी रोशनी आ गई। और एक बात मैं कहना चाहूँगा। मूर्तिकार ने क्या कहा? मैं एक बात कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। तब तो मैं एक बात कहना चाहूँगा और ये अखबार तक नहीं पहुँची ये खबर। सभापति की आंखों में चमक आई, जैसे आशाबंदी की। मूर्तिकार कुछ कहना चाहता है, कुछ उसके दिमाग में आया है, तो उसके थोड़ी आशाबंदी सभापति की। और चपरासी को हुक्म हुआ। किसको हुक्म हुआ? चपरासी को हुक्म यानी आदेश हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। क्या कर दिए? सब दरवाजे। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। क्या है? देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। कि हमारे देश में ऐसे महान नेता है और जिनकी मूर्तियां बनी हुई है। यदि आपकी इजाज़त हो और अखबार में नहीं छपे तो मैं इस नाक की नाप ले करके, अपने नेताओं की नाक को नाप करके, वहाँ से नाक निकाल करके और जॉर्ज पंचम की नाक लगा सकता हूँ। ऐसा उस मूर्तिकार ने कहा। सबने सबकी तरफ देखा। जितने भी हमारे हुक्काम बैठे थे, अधिकारीगण बैठे थे, एक दूसरी तरफ देखा। बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। बदहवासी यानी निराशा की जो स्थिति थी, उस समय सब निराश थे और दुख हो रहा था। उस समय अचानक खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे में से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, किसी को पता नहीं चले देशवासियों को। और उस मूर्ति की नाक बैठ जाती है और नाप मिल जाती है। तो होशियारी से, धीरे से कहा कि तुरंत होशियारी से हमें उस नाक को वहाँ से निकाल कर जॉर्ज पंचम के लगानी है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। तुरंत यह आदेश मिलते ही मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। उसने नाप ले रखी थी
कि इस नाप की नाक जॉर्ज पंचम की लगेगी, तो वह देश के सभी मूर्तियों पर जाकर के उन्होंने नाप ली और देखा कि जॉर्ज पंचम की नाक किस मूर्ति की बैठती है। तो उनमें कौन कौन व्यक्तियों की नाप ली उन्होंने, आगे देखेंगे। हमारे जो भी भारतीय नेता थे कौन कौन से थे। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। बम्बई पहुंचकर वहां देखा दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी और कवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। यहाँ पर किसी की नहीं मिली, नाक नहीं बैठी, नाप में नहीं आई, तो कहाँ भागा? गुजरात की ओर। गुजरात में जाकर देखा गांधी जी की मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति, विट्ठल भाई पटेल की मूर्ति, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर बाद में बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय और उसके बाद आदि को भी देखा, नाप जोख की, और फिर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयां की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया हूं, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक, इस नाक से सब बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की जो नाक है, इससे सबकी नाक बड़ी निकली। किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी कार्यभार। सुनकर सब हताश हो गए। जैसे ही सबने सुना, सब हताश हो गए, जुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। सन 1942 में कई बच्चे शहीद हो गए थे, उनकी मूर्तियां बनी हुई है बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी गया। पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? यह तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार ने पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। वह हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। हैरत अंगेज यानी आश्चर्यचकित करने वाला विचार, ख्याल यानी विचार उसके दिमाग में आया और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कि हमारे देश की 40 करोड़ की आबादी है, उनमें से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक जॉर्ज पंचम के लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकाया यानी और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, आपकी तो सिर्फ आदेश चाहिए मुझे। नाक चुनकर लगाने का काम मेरा है। कानाफूसी होने लगी। क्या होने लगी? कानाफूसी। एक दूसरे कानों में बातें करने लगे और उसके बाद कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। आगे देखिए, बहुत चक्का होना, चौक उठाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, इस तरीक़ा से चौक उठना।
आगे देखिए, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। जैसे ही मूर्तिकार ने कहा कि एक जिंदा मनुष्य की नाक काट करके जहाज पंचम की नाक के लगा दी जाएगी, ये काम मेरा है, तो इसी की खबर तुरंत ही अखबारों में छपी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जहाज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले ही हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हो गई नाक की रखवाली करने के लिए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई, यानी अंदर की गंदगी निकाली गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ ही एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जहाज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छाप दी कि जहाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है, ऐसा नाक लगा दिए, जिंदा नाक, यानी जैसे हूबहू नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन के देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुत के लिए, बुत यानी मूर्ति के लिए। ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही खबर छपी कि जहाज पंचम की नाक लग गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमारी जो साहित्य है वो एक व्यंग्यात्मक निबंध है, और जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज पंचम, उसकी नाक कब कटी? जब हमारे यहाँ पर आंदोलन हुए, हमारे नेताओं ने आंदोलन किए, छुप छुप कर युद्ध किए, तब उसकी नाक काट दी गई। लेकिन मसला ये था कि महारानी एलिजाबेथ यहाँ पर ब्रिटेन का शासन है, इंग्लैंड का शासन है, तो वो यहाँ पधारने वाली है। अब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगी तो महारानी एलिजाबेथ नाराज हो जाएगी, नाखुश हो जाएगी और उसका अपमान होगा। इस को ध्यान में रख करके जॉर्ज पंचम की नाक लगाने का विचार सभी हुक्काम यानी प्रशासनिक अधिकारियों का आया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगनी चाहिए, नहीं लगी तो हमारी नाक कट जाएगी। तब मूर्तिकार ने सब प्रकार के प्रयास करने के बाद यह सिद्ध किया है कि ब्रिटेन का जो अधिकारी है उसकी नाक की वैल्यू हमारे भारतीय लोगों की वैल्यू से कम है। हमारे भारतीय लोगों की नाक देखी गई कि नाक बड़ी है, यानी इज्जत बड़ी है भारतीय लोगों की, इसलिए अंग्रेजों की इज्जत कम बताई गई है। एक व्यंग्यात्मक निबंध यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसको ध्यान में रख करके आपको पाठ को पढ़ना है पुस्तक से, उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, वो आपको हल करके गूगल क्लासरूम पर अटैच करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।